पुतिन का भारत आना एक ऐसे समय में जिस समय भारत के साथ टैरिफ जंग चल रही है अमेरिका की, रशिया की जंग चल रही है यूक्रेन के साथ में, ट्रंप इन्हें मनाने में लगे हुए हैं। इस बीच का जो भी जियोपॉलिटिक्स है उसमें इनका भारत आना अपने आप में एक अलग मायने रखता है। जिस समय अमेरिका की फहरिस्त में ना केवल भारत से टैरिफ कम करवाना है बल्कि रूस से भी हमारा व्यापार रुकवाना है कि रूस से हम कैसे अपना व्यापार रोकें, और इस भारत आने का प्लान कर लेते हैं। इसीलिए आज के सेशन में इस बात पर जिक्र होगा कि इनका आना भारत के लिए कैसे मायने रखता है और दुनिया के लिए यह एक कैसे संदेश हो सकता है। लेकिन क्या भारत इनका आना अचानक हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। हेडलाइंस इस तरह की हैं कि इस बार हमारी टर्न है, नाउ इट्स अवर टर्न। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया ना जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, तो पहले मेरी बैटिंग हो गई, अब मेरी बैटिंग के बाद में दूसरा पक्ष बोल रहा है कि अब मेरी बैटिंग का वक्त है। मतलब यह है कि आप कुछ तो ऐसा करते हैं जिसमें बारियां आती हैं, टर्न आती हैं। तो वो जो टर्न की बात है यहां पर कैसे सुर्खी बनी है आज के सेशन में जिक्र होगा। ऐसे कालखंड में जब रशिया यूक्रेन वॉर के रोकने के तमाम प्रयास जो अमेरिका द्वारा हुए वो फिलहाल तो विफल ही नजर आ रहे हैं। ट्रंप आने वाले समय में इन पर हो सकता है सख्ती दिखाएं और वो सख्ती भारत पर बहुत महंगी पड़े, इसलिए भारत के लिए यह मीटिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं यूक्रेन को और यूरोपियन देशों को इसी बात पर धमका रहे हैं कि मैं इन दोनों के बीच में ठंडक कराना चाहता हूं, शांति कराना चाहता हूं। लेकिन ट्रंप हैं, पुतिन हैं कि वो इनकी एक नहीं सुन रहे हैं, वो इनके साथ हर बार अपनी शर्तें रख देते हैं। ऐसे में इन्होंने यूक्रेन पर हमला ना करने की जो शर्त है उसको मानने से लगभग इनकार ही कर दिया है। इनके प्रयास अब तक निष्फल ही नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि और राष्ट्रपतियों की तरह यह भी रूस पर आने वाले समय में सैंक्शन खेल का प्रयास करें। रूसी अंतरराष्ट्रीय मामलों की परिषद की ओर से विषय पर आयोजित एक सम्मेलन के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए रूसी लेवरोव के द्वारा इस बात को जोर दिया गया कि पुतिन भारत के यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा यह जानना कि प्रधानमंत्री मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है उसमें एनडीए 3.0 के प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो पहली विदेश यात्रा में वो रूस गए थे और रूस जाकर पुतिन से मुलाकात किए थे। इनका बयान ऐसे समय पर आना कि भारत वो आ रहे हैं दिमाग में एक प्रश्न खड़ा करता है कि यार अभी थोड़े दिन पहले तो प्रधानमंत्री जी जाकर आए हैं, ये घटना को घटे हुए अभी साल भर भी पूरा हुआ है और साल भर के दौरान ये कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं। तो आइए मैं अब आपको थोड़ा सा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले चलता हूं। पुतिन पिछली बार भी भारत आए थे, कब आए थे? तो वर्ष 2021 में आए थे। तो सर 2021 के बाद तो अब आ रहे हैं। तो हां, अब इसका एक ऐतिहासिक हिस्ट्री है जिसमें यह टर्न शब्द का मीनिंग भी समझ में आएगा और वो ये है कि भारत और रूस 2002 से वर्ष 2000 से इंडिया रशिया एनुअल समिट आयोजित करते आ रहे हैं। दो देशों के बीच में इस तरह की ये जो बाइलेटरल टॉक्स हैं ये बहुत ही हाई एनर्जी टॉक्स कंसीडर की जाती हैं। कहा जाता है कि भारत दो ही देशों के साथ इतनी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करता है, उसमें से एक रूस है और दूसरा जापान है। रूस के साथ जो भारत की मीटिंग्स होती हैं उनमें साल भर भारत के तमाम विभाग रूस के अपने काउंटर विभागों के साथ, जैसे रक्षा विभाग है तो वहां के रक्षा विभाग से, विदेश मंत्रालय है तो वहां के विदेश मंत्रालय से, वाणिज्य है तो वहां के वाणिज्य से लगातार वार्ता में रहते हैं। और हर साल इन वार्ताओं को सबसे ज्यादा अध्यक्षता या फिर महत्व दिया जाता है जब दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलते हैं। वर्ष 2000 से भारत और रूस इस तरह की लगातार सालाना बैठक करते आ रहे हैं, जिसमें एक बैठक भारत में होती है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर की जो बैठक है वो रूस में आयोजित की जाती है। तो इस तरह से ये जो टर्न वाली बात है ये आपको समझ में आनी चाहिए कि सन 2024 में मोदी जी अगर वहां गए थे तो 25 में इनका यहां आना बनता है। ठीक है, तो टेक्निकली 2000 से लेकर के 2025 के बीच में ऐसी 26 मीटिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि सन 2000 में भी मिले थे और 25 में मिल रहे हो तो 26th मीटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन कुल मीटिंग अब तक हुई कितनी है और ये कौन सी वाली होने जा रही है? तो तथ्यात्मक रूप से जान लीजिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन जी की या फिर कहिए रूसी राष्ट्रपति की 23rd मीटिंग है। ये 23rd एनुअल समिट है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनका एनुअल समिट के अलावा मिलना
कब मिलना, जैसे ब्रिक्स की बैठक है, एससीओ की समिट है, उनमें मिलना यहां काउंट नहीं किया जा रहा है। दो देशों के लिए बायलैटरल टॉक्स के नाम पर मिलना, कि दोनों देशों के व्यापारिक और वाणिज्यिक रिश्ते जिस तरह के हैं, रक्षा रिश्ते जिस तरह के हैं, उन पर वार्ता करने के लिए 2025 की यह मीटिंग 23rd मीटिंग होगी। अब यहां पर एक नंबर निकल कर आता है कि 2000 से लेकर के 2025 की मीटिंग 23rd है। बीच की 3 मीटिंग्स कहां गई? तो असल मायने में बीच की जो 3 मीटिंग्स हैं वो 22-23 वाली मीटिंग्स हैं जो मिस हुई हैं, और वो जो 22-23 वाली मीटिंग्स है ना, उन्हीं की चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं। तो देखिए, ये जो 21वां भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन था, ये सन 2021 में संपन्न हुआ था। तो 2021 तक क्रोनोलॉजिकली 21 समिट हो चुकी थी। 2000 के बाद में मैं एक ईयर लाना भूल गया कि वो कौन सा ईयर जो बच गया, ठीक है ना। 2021 में 21वां समिट संपन्न हुआ। उसके बाद 22 में आपने गोले फोड़ दिए। तो फरवरी से तो आप युद्ध में ही चल रहे हैं, 24 फरवरी 2022 से तो आप यूक्रेन पर गोला फोड़ दिए। तो 2022 की समिट नहीं हो पाई, 2023 की भी नहीं हो पाई। 2024 में जाकर के प्रधानमंत्री वहां गए। तो भारत के साथ में इनकी जो 2021 की मीटिंग थी, उसमें पुतिन भारत आए थे। हालांकि कोरोना का टाइम था, भारत इनका आगमन हुआ और भारत ये कुछ ही घंटे रुके थे, 4 घंटे के आसपास इनकी मीटिंग थी, और उस समय भी लगभग 34 समझौतों पर भारत ने साइन किए थे, ठीक है। ऐसे में 2024 के अंदर प्रधानमंत्री का वहां जाना, वो भी एनुअल समिट का हिस्सा था, और वो 22वीं समिट थी जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री रूस में 2 बार गए थे, लेकिन एक बार जब गए थे वो ब्रिक्स समिट के लिए गए थे, जो कि 22 अक्टूबर को रूस में थी। इससे पहले जो जुलाई में गए थे वो एनुअल समिट के लिए गए थे। तो एनुअल समिट वाली जो मीटिंग है, वो वाली मीटिंग अब प्रस्तावित है 2025 में। जब पिछली बार ब्रिक्स समिट के अंदर मुलाकात की बात हुई थी, जो कि अक्टूबर के अंदर हुई थी, उससे भारत और चीन के जो संबंध हैं वो रूस की मध्यस्थता से काफी ज्यादा सामान्य हुए थे। वही उसी के बाद में भारत और चीन एक दूसरे के करीब आए। कैलाश मानसरोवर यात्रा हो या फिर डायरेक्ट फ्लाइट्स हो, गलवान वैली के बाद का डिसएंगेजमेंट हो, ये सब इसी मीटिंग के बाद शुरू हुआ था, जिसमें पुतिन ने भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ जो भी युद्ध की तैयारियां चल रही थी उनसे हटा करके एक दूसरे से दूर कर दिया था कि आप दोनों डिसएंगेज रहिए। तो पुतिन का अब ऐसे समय पर, जब रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, भारत आना भारत के लिए कितने सारे मायने खोलता है, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, यूक्रेन के केस में जब यूक्रेन के साथ वॉर चला तो पुतिन ने भारत की यात्रा को ठीक नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसके पीछे भारत की स्थिति बड़ी डामाडोल थी। डामाडोल क्यों थी? कि भारत इस समय एक स्टेटमेंट लगातार दिए जा रहा था, और वो क्या था कि देखो, रशिया यूक्रेन को अपनी बातों को डिप्लोमेसी डायलॉग के माध्यम से पीस की तरफ ले जाना चाहिए। हम किसी का साथ नहीं दे रहे थे, ना हम यूक्रेन का साथ दे रहे थे, ना हम रूस का साथ दे रहे थे। हां, हम ये बात जरूर कह रहे थे कि दोनों को बातचीत करनी चाहिए। यही कारण है कि अमेरिकी प्रेशर भारत पर लगातार बना हुआ था कि हम यूक्रेन के खिलाफ ना जाएं, और यह भी बना हुआ था कि अगर आपको रूस से तेल लेते रहना है तो खुलकर रूस के समर्थन में भी ना खड़े हों, हम आपके व्यापार को प्रभावित नहीं करेंगे। तो इस पूरे दौर में भारत ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा की, सस्ता तेल दुनिया का मंगाया और अपने देश में महंगाई का असर नहीं होने दिया। लेकिन हां, इस दौर में हमने रूस के साथ खुलकर मंच साझा नहीं किया। तो 2022 और 23 की वार्ताएं हमारी इसी दौर में नहीं हो पाई। इस बीच में अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहा था कि हमारा कितना असर भारत पर हुआ, और असर के नाम पर वो यही देख रहा था कि मैंने इन लोगों की बायलेटरल टॉक्स को रोका या नहीं रोका। बायलेटरल टॉक्स की कीमत पर हम सस्ता तेल अमेरिका की परमिशन से रूस से लेते रहे, ये हम लोगों ने उनको एक काउंटर ऑफर के रूप में देके रखा। क्यों? क्योंकि अमेरिका उस दौर में रूस के साथ बैन और एम्बार्गो जैसी और सैंक्शंस जैसी चीजें खेल रहा था। वो लगातार प्रयास कर रहा था कि रूस को हम कैसे रोक सकें, रूस के व्यापार को यूरोप के साथ कैसे बंद करें, रूस के साथ कितने तरह के सैंक्शंस लगाएं। तो हमने अपने हितों की उन दिनों रखवाली करते हुए इस काम को कर लिया। इसी बीच में एक और खेल हुआ, और वो क्या था? भारत के अंदर G20 की समिट हुई। उसी बीच में आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि हेग में है, नीदरलैंड में है, उसके द्वारा पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। अब जब यह अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो दुनिया में एक खेमेबंदी होना शुरू हुई कि पुतिन अगर कहीं गए और किसी ने आईसीसी में दस्तखत किए हुए देश की यात्रा पर अगर ये गए तो वहां इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो पुतिन की यात्रा दुनिया के कई देशों में लगभग रुक सी गई।
आईसीसी के द्वारा इन्हें क्रिमिनल के रूप में दिखाया गया कि आप वॉर क्रिमिनल हैं। इनके खिलाफ का जो अरेस्ट वारंट है, उसके साथ साथ बहुत सारे देशों ने अपनी सिंपैथी जोड़ना शुरू किया कि अगर पुतिन आए तो गिरफ्तार हो जाएंगे। इसीलिए भारत की यात्रा पर भी पुतिन नहीं आए, उन्होंने अपने विदेश मंत्री को G20 की बैठक में भेजा। इसीलिए सरगेई लैवरोव इंडिया आए। हालांकि भारत आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है और भारत ने आईसीसी के सिग्नेटरी ना होने के नाते इनकी गिरफ्तारी का कोई प्लान भी नहीं किया था कि भारत में आकर ये गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी G20 के मंच में चूंकि बाइडेन आ रहे थे, बाइडेन चाहते थे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाएं, लेकिन भारत ने उसे बड़े ही आसान राह पे, क्योंकि उससे पहले जो बाली समिट हुई थी उसमें बाइडेन ने जेलेंस्की को मंच दिलवा दिया था। भारत यह नहीं चाहता था कि जेलेंस्की भारत आए, इसीलिए G20 में जेलेंस्की को बोलने का मौका नहीं दिया और इसके साथ साथ उधर से पुतिन को आने से रोक लिया गया कि आप भी मत आइए, जेलेंस्की को भी हम नहीं बुला रहे हैं, लेकिन हां आपके प्रतिनिधि के रूप में सरगेई आ सकते हैं। तो सरगेई लैवरोव इंडिया आए थे। यह दौर ऐसा रहा जिस समय भारत बड़े ही न्यूट्रल तरीके से साध कर अमेरिका और रूस को अपनी जियोपॉलिटिक्स को चला रहा था। आगे बढ़े, दोनों सारे देश अपने अपने स्तर पर हुए। फिर आगे की समिट्स और देशों के अंदर ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में प्लान हुई, वहां पर भी यही स्थिति बनकर आई कि पुतिन साउथ अफ्रीका जाएंगे या नहीं। पुतिन ने कहा फिर से वही आईसीसी का लफड़ा है, तो इन्होंने उसको वीडियो के माध्यम से ज्वाइन कर लिया और अपने विदेश मंत्री को वहां पर भेज दिया। खैर, इन सभी चीजों के बीच में पुतिन ने लगभग दुनिया के कई देशों की यात्राएं की, लेकिन उन देशों की यात्राएं नहीं की जो देश इस बात को लेकर डामाडोल थे कि वो अमेरिका के साथ जाएं कि रूस के साथ जाएं। इस बीच में इन्होंने उन लोगों को चुना जो अमेरिका के सामने रूस के साथ खड़े हो सकते थे। उनमें से एक देश इनके बिल्कुल दक्षिण में लगा हुआ मंगोलिया है, तो नॉर्थ कोरिया है, तो चाइना है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो ताजिकिस्तान टाइप के जो देश हैं वो हैं, बेलारूस हैं। ये अपने उन देशों में जो कि किसी भी समय ये कन्फ्रंट करने को तैयार हैं कि हां हम रूस के साथ हैं, उनकी यात्राएं इन्होंने खूब सारी की। उन यात्राओं का अगर मैं आपके सामने लिस्ट शेयर करूं तो 2022 में जब पुतिन भारत नहीं आए, उस दौर में आप चाइना गए, ताजिकिस्तान गए, तुर्कमेनिस्तान गए, ईरान गए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, बेलारूस, यानी कि यूएसएसआर के समय के जो भी देश थे उन सब देशों में लगभग सेंट्रल एशिया के जो मजबूत देश हैं जो भी आज के रूस के साथ हैं, उनमें से 6-7 देशों के साथ तो 2022 में ही हुआ है जबकि यूक्रेन पर हमले जारी थे। ऐसे ही 2023 में अगर आप देखें तो आप किर्गिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, बेलारूस, यूएई और सऊदी अरब गए। इन 2 देशों में जाना यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल सेटबैक थी, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया को अमेरिका अपनी प्रोटेक्टरेट मानता है। यह मानता है कि ये तो मेरे कहने से चलेंगे, मैं ही इनका सब निर्धारित करता हूं। लेकिन सऊदी अरेबिया में जो रूस की एंट्री थी वो लाजवाब थी। इस पर हमने सेशन भी किया था जिस समय किस तरह से सुखोई जैसे फाइटर जेट्स पुतिन की अगवानी कर रहे थे और पूरा सऊदी सजकर बैठा था कि पुतिन आ रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विन थी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पुतिन ने इन 3 साल में चाइना जाना नहीं छोड़ा, बिकॉज चाइना रूस को बढ़िया से कन्फ्रंट कर रहा था। तो चाइना उस 2022 में भी गए, 2023 में भी गए और 2024 में भी गए। चाइना के साथ पुतिन के इन दिनों जो रिश्ते बढ़े, ये भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बनते गए, क्योंकि हम ये मानते आ रहे थे कि कल को अगर चाइना के साथ भारत के संबंध बिगड़ते हैं, गलवान इंसिडेंट के बाद में अगर भारत चाइना एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, तो उस समय रूस किसका साथ देगा। लेकिन इन पिछले 3 सालों में रूस ने अपनी जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स को चाइना इंक्लाइंड किया है और चाइना के साथ साथ नॉर्थ कोरिया तक के पास जाना 2024 में, यह दुनिया को सरप्राइज कर गया। और यह सरप्राइज आज इस समय और ज्यादा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने तो बकायदा अपने सैनिकों को यूक्रेन से लड़ने तक के लिए भेज दिया। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया और चाइना तो इस समय रूस के बहुत ज्यादा नजदीकी देश बने हुए हैं और यही कारण है कि रूस के इंटरफेरेंस से भारत और चाइना के रिश्ते फिर से सामान्य हुए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि भारत को अपने इस दौर में न्यूट्रल बने रहने का नुकसान भी झेलना पड़ा है, क्योंकि रूस हमसे हल्का सा सरक के चाइना की तरफ डाइवर्ट भी हुआ है। खैर, 2024 के आते आते भारत ने फिर अपने रुख में थोड़ा परिवर्तन किया और इस परिवर्तन के चलते भारत 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जब दोबारा सत्ता में आए तो आते ही सबसे पहले वो पुतिन से मिलने पहुंचे कि भाई हमारी जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की नंबरिंग शुरू होगी तो वो रूस से होगी। और भारत के इस बदले रूप को देखकर ये जो डोनाल्ड लू है, इसको बड़ी डांट भी पड़ी थी अमेरिका के अंदर। उससे पूछा भी
गया था कि भाई तुम कर क्या रहे थे, 2 साल से तो हमने मोदी जी को रोका हुआ था कि नहीं मिलेंगे पुतिन से, अचानक ये कैसे चले गए। तो भारत ने जो पिछले 2 सालों में जो भी अपने साथ चीजें बदलते हुए देखी, जब देखा कि नहीं अमेरिका का तो कोई साथ देने का मतलब ही नहीं है, यहां तो सत्ताएं बदलती हैं तो राजनीति बदल जाती है, कम से कम रूस और चाइना के साथ ये तो है कि यहां सत्ताएं नहीं बदल रही हैं, लंबे समय से एक ही थॉट प्रोसेस चला आ रहा है जिनपिंग का और पुतिन का। तो यहां पर विचारधारा में कम से कम एक रूपता तो है। यहां तो पुतिन कुछ करते हैं तो ट्रंप कुछ और, वो सॉरी बाइडेन कुछ करते हैं तो ट्रंप कुछ और कर देते हैं। तो ऐसे में भारत ने पुतिन का साथ दिया और पुतिन की मतलब भारत ने रूस की यात्रा करना शुरू किया। एक और तर्क यहां पर निकलता है और वो ये है कि भारत की जो 2024 की यात्राएं रही, उन्हीं के चलते भारत और चाइना के संबंध फिर से नॉर्मल हो पाए। ठीक है, इन्हीं को चलते हुए पिछले साल ही यह डिसाइड हुआ था कि रूसी राष्ट्रपति अब भारत आएंगे, क्योंकि भारत ने 2024 में खुद से जाकर यह तय कर दिया कि सर अब हम आ गए हैं, एक बार नहीं 2-2 बार आ गए हैं। दुनिया को हमने यह दिखा दिया है कि 2023 और 24 में हम आपके पास नहीं आए थे, लेकिन इस बार एक ही साल में हमने 2-2 कोटे पूरे कर दिए हैं, तो हम आप ही को चाहते हैं। भारत ने रूस को जिस तरह से पसंद करके दिखाया दुनिया को, पुतिन को यह पसंद आया और उसने कहा कि रिवर्स में हम आपके और चाइना के रिश्ते सामान्य कराते हैं और आपकी यात्रा हम करना फिर से शुरू करते हैं। अदरवाइज 22-23 में भारत ने जो यात्राएं नहीं की थी उसका खामियाजा रूस और चीन प्रेम के रूप में निकलकर आ रहा था। इसके साथ साथ एक और बात यहां मानने योग्य है, वो ये कि भारत ने ट्रंप के आने का इंतजार नहीं किया, बाइडेन के काल में ही चाइना रूस की यात्रा की। यह अपने आप में भारत के लिए भी एक जियोपॉलिटिक्स करेक्शन की तरह से देखी गई कि हमने कोर्स करेक्ट किए हैं, वापस से हम पुतिन के नजदीक पहुंच गए हैं। ऐसा हुआ तो ऐसे में आज का यह दौरा बहुत खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन जब वापस आएंगे तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक तरक्की की राह खोलेंगे। जब 2021 में आए थे तब दोनों देशों ने टारगेट रखा था। क्या टारगेट रखा था? कि हम 2025 तक दोनों देशों का जो व्यापार है वो $30 बिलियन तक लेकर चले जाएंगे। हमने उस टारगेट को कब का क्रॉस कर दिया, क्योंकि 21 में हम लगभग $10 बिलियन का व्यापार करते थे। 2025 तक पहुंचते पहुंचते हम $60 बिलियन का व्यापार क्रॉस करने जा रहे हैं। ऐसे में 2030 को लेकर दोनों देश टारगेट कर रहे हैं कि 2030 तक हम $100 बिलियन का बाइलेटरल व्यापार कर लेंगे। लेकिन रूस के साथ भारत के व्यापार की एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि रूस के पास भारत को देने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गोल्ड है, ज्वेलरी, गोल्ड है, डायमंड है और फर्टिलाइजर है। ये वो मेजर प्रोडक्ट हैं, और फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स तो हैं ही हैं। तो ये सब चीजें भारत की बड़ी जरूरतें भी हैं। लेकिन भारत रूस को क्या दे, और ऐसे में ऑल्टरनेट टू चाइना कैसे बने, यह बड़ी चुनौती बना हुआ है। यही कारण है कि रूपी रूबल जो व्यापार है, मतलब रूस की करेंसी रूबल और भारत की करेंसी रुपया, इनके बीच में जो होने वाला व्यापार है उसमें भारत ट्रेड डेफिसिट में ही है। हमारा बड़ा सारा रुपया वहां डला हुआ है लेकिन वो उससे कुछ ले नहीं पा रहे हैं। ये दोनों के बीच में आने वाले समय में बड़ा डिस्कशन बनेगा। दूसरा, भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है उसके लिए नए रास्ते की तलाश, और उन रास्तों में ये जो चेन्नई से लेकर के व्लादिवोस्टक तक का जो रास्ता है, इसकी चर्चा भी फिलहाल बड़ी चर्चा है, क्योंकि भारत का रूस से जो व्यापार का कॉरिडोर है उसके 2 रूट मेजर माने जाते थे। एक तो अनडाउटेबली ब्लैक सी होकर तो था ही था, एक और रास्ता है जो सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए घूम फिरा करके अगर आता है, उसके स्थान में अगर व्लादिवोस्टक से चेन्नई का व्यापार होता है तो वो लगभग 16 दिन की कम यात्रा पर होता है। तो भारत इन रास्तों को भी ऑपरेशनल करने पर प्लान कर रहा है। तो भारत रूस अगर नजदीक आते हैं तो निश्चित ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, और एशिया के अंदर जो शक्ति संतुलन है उसमें रूस के इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। रूस जिस तरह से सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बनाए हुए है, अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाए हुए है, रूस में अपनी पकड़ बनाए हुए है, नॉर्थ कोरिया में, मंगोलिया में, वियतनाम में, आसियान कंट्रीज में जो इसने अपनी पकड़ बनाई हुई है, भारत उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। यह भारत को भी अब समझ लेना चाहिए। क्यों समझ लेना चाहिए? क्योंकि हम बहुत लंबे समय से रूस के साथ चले आ रहे हैं, और हमारे और इनके रिलेशन बायलैटरल रूप से अगर देखें तो वर्ल्ड में इससे बेहतर हम रिलेशन किसी के साथ रखते नहीं आए हैं। हमारे मेजर डिफेंस इक्विपमेंट रूसी हैं, और ऐसे में आने वाला समय दोनों देशों के बीच में डिफेंस टाइज को और मजबूत कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। ये 4 साल के मेहमान होते हैं, साल भर बीतने वाला है, फिर ये अगली बार कोई और आएगा, वो अलग नीतियों के साथ खेलेगा। और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल नहीं रहा है जिसमें ट्रंप ये बता दें कि मैंने पुतिन को झुका दिया है। क्यों? क्योंकि इनकी चाहत तो यही है कि हम रूस से सब लेना बंद कर दें और आप अमेरिका वालों का F-35 ले लें। F-35 की जगह रूस को देने के लिए सुखोई 57 है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में अगर हम अमेरिकी F-35 लेते हैं तो अमेरिका वाले कभी भी हमें
इनके रिपेयरिंग का पार्ट यहां नहीं भेजते, रिपेयरिंग यानी सर्विस सेंटर भारत में नहीं बनाते। रशिया वाले तो सुखोई 57 भी देते हैं, सर्विस सेंटर भी देते हैं और आधी कीमत पर भी देते हैं। तो भारत के लिए डिफेंस टाइज जो रूस के साथ हैं वो काफी ज्यादा मायने रखती हैं। अब देखते हैं कि कौन सा देश किस दिशा में अपने रिलेशंस को लेकर जाता है। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई हो। अगर जानकारी समझ में आई हो तो साथियों के साथ जरूर साझा करें।